लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के बारे में क्या जानते हो? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ साइट। अच्छा, तो कैसे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं? तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है और होती है, ठीक है ना, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स एंड देन इट फॉल्स ऑन अवर आईज, फिर अपनी आईज पे फॉल करती है, तो अपने को ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जो क्या करती है, हमको ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। तो लाइट के किस तरह के फिनोमिनन हम डेली ऑब्जर्व करते हैं? एक तो है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, और हम जैसे अपनी इमेज देख पाते हैं मिरर में, वो किस कारण देख पाते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन किस कारण से होता है? मतलब किसका रिफ्लेक्शन होता है? लाइट का। अगर डार्कनेस में हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो इमेज दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? लाइट नहीं है। डार्कनेस में हम एक दूसरे को भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट हमारी आईज पे आनी चाहिए। अच्छा, लाइट किसको बोला जाता है? एक्चुअली ये जो रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम बोलते हैं, ये बहुत तरह की होती है। जैसे इंफ्रारेड भी होती है, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ऐसे अलग अलग तरह की रेज होती हैं। इनमें से जो पार्ट हमको दिखाई देता है, जो सेंस ऑफ सेंसेशन मतलब सीइंग क्रिएट करता है कि हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, तो वो उसको क्या बोला जाता है? लाइट बोला जाता है। ठीक है, या विजिबल पोर्शन बोला जाता है, और उससे हम ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर डार्कनेस है तो कोई ऑब्जेक्ट कोई वेव्स एमिट ही नहीं कर रहा होगा। कर रहा होगा, कुछ एमिट कर रहा होगा, लेकिन वो विजिबल वाले रीजन में नहीं होगी, इसलिए हमको वो दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। तो लाइट मेनली वो वाला स्पेक्ट्रम का पार्ट जो 7 कलर से मिला हुआ है, जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो डिफरेंट फिनोमिनन हम देखेंगे, क्या क्या देखेंगे? एक तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले तो लाइट के बारे में लिख लो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी light is a form of energy which helps us to see different objects, ठीक है। और अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देंगे। लाइट ऑब्जेक्ट पे आएगी और वो रिफ्लेक्ट होके जब आइस पे आएगी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। तो क्या ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट नहीं होती है? हो सकते कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो खुद भी लाइट एमिट करते हैं, जैसे हम बल्ब, सन भी हो गया, या नॉर्मली हम बल्ब यूज कर रहे हैं, ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं। अंधेरे में भी अगर हम बल्ब जलाएंगे तो बल्ब क्या कर रहा है? वो अपनी लाइट एमिट कर रहा है, तो उसको तो हम उसकी लाइट से ही देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ रिफ्लेक्शन से ही देख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद जो एमिट कर रहा है लाइट, अगर वो मतलब विजिबल पोर्शन में है रेज, तो हम उसको उसकी लाइट से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा ऑब्जेक्ट वो खुद से विजिबल पार्ट में एमिट नहीं कर रहा है वेव्स, तो उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए जो उस पर इंसिडेंट हो और वो रिफ्लेक्ट करे उसको। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो बहुत सारे
नेचुरल फिनोमिनन होते हैं लाइट पे बेस्ड। जैसे एक तो हम मिरर में अपनी इमेज देख पाते हैं, दूसरा रेनबो बनता है, ठीक है। या लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। जैसे अगर तुम एक स्टिक को पानी में डालोगे, सीधी स्टिक को भी, तो कैसी दिखाई देगी? बेंड दिखाई देगी। क्यों? क्या बेंड हो जाएगी अंदर डालने पे? नहीं। फिर क्या होगा? रिफ्रैक्शन के कारण वो अपने को कैसी दिखाई देगी? ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये सब फिनोमेनन लाइट के कारण होते हैं, तो इनको भी हम समझेंगे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले लिखो, अच्छा अब इसमें हम जो लाइट है उसका जो प्रोपेगेशन है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मानते, मतलब हम लाइट को कैसा मानते हैं यहां पर कि लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में। तो लिख लो, वी एज्यूम लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन आगे लिखो, वी रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ रे with an arrow where arrow represents the direction of propagation, where arrow represents the direction of propagation। ठीक है, तो हम लाइट को एक रे की फॉर्म में मानते हैं और ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है। एरो क्या बताता है? किस डायरेक्शन में लाइट जा रही है। इसीलिए ये जो हम पढ़ते हैं इसको रे ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं। तो रे ऑप्टिक्स का मतलब यही होता है कि हम लाइट को किसकी फॉर्म में मानते हैं? रे की फॉर्म में चलता हुआ मानते हैं। और हम देख भी सकते हैं, जैसे कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखें जैसे लाइट के सामने, जनरली क्या होगी? उसकी एक शार्प शेडो बन जाएगी, ठीक है ना। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं लाइट के सामने तो क्या बनती है उसकी एक, अच्छा अगर अलग अलग जगह से लाइट आ रही है तो अपने को शार्प शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि इधर से भी लाइट आई, इधर से भी, तो लाइट एंटर कर जाएगी। लेकिन अगर एक सोर्स है लाइट का, जैसे मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसकी कैसी शेडो बनेगी? एक शार्प शेडो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट अपन ऐसे सीधी सीधी जा रही थी, बीच में तो रुक गई। जैसे मान लो ये डस्टर रख दें अपन सामने, ठीक है, तो क्या होगा? अगर लाइट इधर से आ रही है तो इससे जाने वाली लाइट तो रुक गई और इसके आसपास से जाने वाली लाइट इंसिडेंट हो जाएगी। तो जो लाइट इंसिडेंट हो गई वहां तो अपने को लाइट दिखाई देगी, बीच में क्या दिखाई देगी? शैडो दिखाई देगी। तो इससे हम बता सकते हैं कि लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। अच्छा, लेकिन अभी अपन इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे, बाकी हायर क्लासेस में अपन देखेंगे और भी कुछ फिनोमिनन होते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में तो चलती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, अगर हम कुछ कंडीशंस में माने तो उसको स्ट्रेट लाइन में चलते हुए मान सकते हैं। लेकिन जब हम स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो लाइट क्या होती है? बेंड भी होने लगती है और उस बेंडिंग को भी कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन अभी अपने लिए वो एज ए इंफॉर्मेशन बस पता होना चाहिए अपने को, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अभी इंपॉर्टेंट है वो यही है कि लाइट को हम कैसा मानेंगे? स्ट्रेट लाइन में चलते हुए। अब इसमें लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे लिखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल से मेज़र किया जाता है। मिरर के परपेंडिकुलर से हम इंसिडेंट रे का जो एंगल मेज़र करते हैं उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, और रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल मेज़र करते हैं उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है।
सेकंड लिखो, द इंसिडेंट रे the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. ठीक है, तो एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते किसको है? हाँ, तो ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल मतलब ये जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर, तो इस सरफेस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल कहलाता है। और इससे इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। वैसे तो अगर ये एंगल इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोल सकते। मतलब उसको प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। अगर कोई पूछे, बोल दे ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल पूछ ले, तो हम क्या बोल सकते हैं? सीधे 30 डिग्री होगा। लेकिन क्या उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं? नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन इस तरह किया जाता है कि वो किससे एंगल मेजर किया जाता है? नॉर्मल से। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 60 है, 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया? 60, तो ये कितना आ जाएगा? 30। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन जब हम बोल रहे हैं तो हम किससे मेजर कर रहे हैं उसको? नॉर्मल से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, या लिख भी सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस and reflection are measured from normal. Angle of incidence and reflection are measured from normal. अच्छा, अब ये जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, ये सभी सरफेसेस के लिए लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए लगा सकते हैं। सरफेस प्लेन हो तब भी लगा सकते हैं, स्फेरिकल हो तब भी लगा सकते हैं, इलिप्टिकल हो तब भी लगा सकते हैं। कैसा भी सरफेस हो, ये लॉज हम यूनिवर्सली किसी भी सरफेस के लिए लगा सकते हैं। तो दीज लॉज आर एप्लीकेबल for all type of reflecting surfaces. These laws of reflection are applicable for all types of reflecting surfaces. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एक जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल भी ध्यान रखना है कहां पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे ये इंसिडेंस हुई है लाइट। क्यों? इसका क्या मतलब है? तो कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं नॉर्मल, जैसे एक सरफेस है, इस पे लाइट आई इस तरह से। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो इसी पॉइंट से जाएगी। अब नॉर्मल भी अगर इसी पॉइंट पे लोगे तो वो तीनों किस में लाई करेंगे? सेम प्लेन में। अगर लाइट यहां आई, यहां चली गई, अगर हम नॉर्मल यहां मेजर कर रहे हैं तो वो तीनों क्या सेम प्लेन में होंगे? नहीं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ है वहां पे हम जो नॉर्मल लेंगे वो तीनों किस में लाई करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब तुमने 8th क्लास में प्लेन मिरर वाली चीजें पढ़ी होंगी। यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती हैं? स्फेरिकल मिरर। फिर भी हम प्लेन मिरर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि प्लेन मिरर में क्या होता है। ऐसे तो रोज ही देखते हो प्लेन मिरर, है ना? क्या होता है? कैसी इमेज बनती है उसमें? रियल बनती है, वर्चुअल बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल क्या होती है? क्या? हाँ, वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। और
बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो मिरर के, जैसा यहाँ प्लेन मिरर है मान लो अगर, तो अपनी इमेज बन रही है, तो अपन अगर इससे 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगी? 2 मीटर ही बनेगी। कहां पे? पीछे। तो क्या कोई पीछे खड़ा होगा उसको दिखाई देगी? इस दीवार के पीछे कोई खड़ा होगा उसको दिखाई देगी? क्यों? इससे 2 मीटर पीछे बन रही है ना, तो दिखाई क्यों नहीं देगी? हाँ, इसी यही वर्चुअल इमेज का मतलब है कि एक्चुअली में वहां कुछ नहीं बन रहा है, वहां पे इमेज हमको सिर्फ बनती हुई अपीयर होगी। ठीक है, वर्चुअल का मतलब ही यही है कि वो कैसी है, काल्पनिक है या आभासी है, मतलब आभास होगा अपने को वहां पे इमेज है, लेकिन वास्तव में वहां पर कुछ भी नहीं होगा। और रियल इमेज का मतलब क्या होता है? कि जो एक्चुअली में बन रही है, यानी अपन वहां पर अगर कुछ स्क्रीन रखेंगे तो उस स्क्रीन पे हमको क्या मिलेगी? इमेज। तो अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए, अब पीछे जाके स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पे कुछ मिलेगा? क्यों? क्योंकि लाइट तो स्लॉट के वापस आ चुकी है। अब हमको कैसे दिखाई देता है ऑब्जेक्ट या इमेज? इमेज तब दिखाई देती है जब उससे आने वाली रेस कहां पे आती हैं? हमारी आईज पे। जैसे हम किसी भी चीज को क्यों देखते हैं, क्यों देख पाते हैं? जैसे मैं तुमको देख पा रहा हूं, क्यों? तुमसे टकरा के रेज मेरी आईज पे आ रही हैं, तो मेरी आईज पे जो रेज आ रही हैं वो तुम्हारे से आते हुए दिखाई दे रही हैं, तो तुम क्या हो गए? एक ऑब्जेक्ट हो गए जो मुझे दिखाई दे रहे हो। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है और ये मिरर है, तो इससे जाएंगी रेज इस पे और वो टकरा के आएंगी। अब टकरा के जब अपनी आईज पे आ रही हैं तो अपनी आईज पे कहां से आती हुई दिखाई देंगी? पीछे से आती हुई दिखाई देंगी। तो वो अपने को इमेज बनती हुई दिखाई देगी एक्चुअली, जबकि वास्तव में वहां पर कुछ भी नहीं होगा। ऐसे वर्चुअल इमेज होती है। फिर कितने साइज की बनेगी? कैसी बनेगी? सेम साइज की बनती है। ठीक है, सीधी बनती है, उल्टी बनती है? सीधी। की सीधी को क्या बोलते हैं? इरेक्ट। और उल्टी को इन्वर्टेड। ठीक है, तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो लिख लो ये भी। क्या? हाँ, एक और पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, लेटरल इन्वर्जन होता है उसमें। इरेक्ट का मतलब यह है कि जैसे हमारा सर ऊपर है तो सर ही ऊपर रहेगा, पांव नीचे है तो पांव ही नीचे रहेंगे, ये इरेक्ट का मतलब हो गया। लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड है, अब जब इमेज देखोगे तो इमेज के हिसाब से ये वाला राइट हैंड होना चाहिए, तो मेरा जो राइट हैंड की इमेज बन रही है वो कहां बनेगी? लेफ्ट हैंड में बनेगी। और लेफ्ट हैंड वाली इमेज कहां बनेगी? राइट हैंड में। इसको लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर अपन एक ऑब्जेक्ट रख दें यहां पे, मतलब पी शेप का अपन ने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो पी जैसी नहीं दिखेगी, उल्टा ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। तो अगर कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, जैसे अपनी बॉडी भी सिमेट्रिक होती है बीच पॉइंट के अबाउट, तो बहुत ज्यादा अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो वो इन्वर्जन अपने को अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए कभी देखना, जैसे जो मिरर में इमेज बनती है वो क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। और मोबाइल वगैरह के कैमरे में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड नहीं होती। अपन तो उसमें देखना, अगर उसमें अपन अपना बाल वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि अपन लेटरल इन्वर्जन के हिसाब से एडजस्टेड हैं कि भाई हम ऐसे हैं तो हमारी इन्वर्टेड बन रही, तो हम अब वो सीधी बन गई, तो हमारा जो हाथ है वो चलेगा तो वो उसके हिसाब से कैसे चल रहा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। ठीक है, तो लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding formation of image by a plane mirror. Important points regarding formation of image by a plane mirror. First point लिखो, image formed by a plane mirror, image formed by a plane mirror is always virtual and erect. Image formed by a plane mirror is always virtual and erect. Second, the size of image is equal to that of the object.
the size of image is equal to that of the object. Third, the image formed is as far behind the mirror. The image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. As the object is in front of it. Next point, the image is laterally inverted. The image is laterally inverted. ठीक है, तो अगर प्लेन मिरर है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखोगे इससे d डिस्टेंस पे, तो जो इमेज बनेगी, इसकी अगर हाइट h है तो इमेज भी h हाइट की बनेगी. कितने डिस्टेंस से बनेगी? d. ठीक है ना. दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज. इरेक्ट मतलब a ऊपर है तो इसका भी a ऊपर बनेगा. ठीक है ना. तो ये प्लेन मिरर में इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है. अब स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स देखें. देखें कहां पे? रेयर व्यू मिरर और मैग्नीफाइंग ग्लास. वो तो लेंस होता है ना. शेविंग मिरर्स. हाँ, शेविंग मिरर्स भी होते हैं. ये कम ही यूज होते हैं वैसे तो. नॉर्मली तो अपन प्लेन मिरर से ही काम चला लेते हैं. भाई कभी होटल वगैरह में जाओगे तो देखोगे 2 साइडेड मिरर्स होते हैं, जिसमें एक साइड कॉनकेव होती है, दूसरी साइड कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है. या कभी देखो तो जो स्टोर वगैरह रहते हैं, बड़े स्टोर वगैरह, उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं, अगर देखा हो तुमने. मतलब एक्चुअली तो पहले देखते हैं कि ये होते क्या है मिरर्स. या नॉर्मली अपन घर पे ही देखें तो अगर अपन एक कोई भी चम्मच या कटोरी देखें तो ठीक है ना, उसका एक साइड ऐसी होती है, मतलब जो जिसमें अपन सामान डाल सकते हैं, उस साइड से अगर अपन देखें तो अपने को डिफरेंट तरह की इमेज दिखाई देगी, और उसकी बैक साइड में देखें तो डिफरेंट तरह की इमेज दिखाई देगी. तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस रिफ्लेक्शन में काम आ रहा है. अब कॉमनली हम जब मिरर्स यूज करते हैं तो स्फेरिकल मिरर्स बनाए जाते हैं. स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है, एक स्फीयर हम लेते हैं, हॉलो स्फीयर, और उसके एक पोर्शन को कट कर देते हैं ऐसे. ठीक है, एक हॉलो स्फीयर. इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे अपन टेनिस बॉल लें और उसको कट कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को? कैसी शेप मिलेगी? अगर एक टेनिस बॉल ली अपन ने, उसको कट कर दिया ऐसे, तो जो शेप मिलेगी कैसी बनेगी? कर्व्ड. किस तरह की होगी? सर्कुलर होगा ना, एक सर्कल. ऐसे मान लो संतरा है, उसका अपन ने ऐसे काट के छिलका अलग कर दिया. ठीक है ना, एक संतरा है, उसको ऐसे कट किया यहां से थोड़ा सा, और उसका छिलका जो है, वो छिलका कैसा दिखेगा अपने को? एक सर्कुलर शेप वाला दिखेगा. लेकिन वो प्लेन सर्कल नहीं होगा, उसका कुछ पार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये जैसे ये वाला पार्ट है, क्या होगा? अंदर की तरफ दबा हुआ होगा. ठीक है, आ रहा है समझ? क्योंकि देखो ये सब चीज अपने को विजुअलाइज करना आना चाहिए कि क्या हो रहा है. तो अपन कोई भी एक हॉलो स्फीयर लें और उसको अगर प्लेन से ऐसे, अब ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? एक स्फीयर है. अगर उसको एक प्लेन से कट करेंगे तो स्फीयर के किसी भी पार्ट को कट करोगे तो क्या बनेगा? एक सर्कुलर शेप टाइप की बनेगी. और वो सर्कल में ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अंदर की तरफ क्या होगा? दबा हुआ होगा. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं कि एक हॉलो स्फीयर लेते हैं हम, ग्लास
ग्लास का हॉलो स्फीयर लेते हैं, उसको एक प्लेन से कट करते हैं। अब प्लेन से कट करेंगे तो अपने पास ऐसा हिस्सा बचेगा। अब इसमें लेकिन अपने को अगर ऐसे बना रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा अंदर दबा हुआ है, कौन सा बाहर की तरफ है। तो उसको हम ऐसे ही अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, क्या? तो अब इसमें अपने को, अच्छा दिखने में ये लाइन दिख रही है, लेकिन ये लाइन नहीं होगी, ये क्या है, एक सर्कुलर डिस्क जैसी है जिसका ये वाला पार्ट अंदर की तरफ दबा हुआ है, ठीक है। अब इसमें दो साइड्स हैं, एक ये और एक ये। अगर हम इस साइड को पॉलिश कर दें, पेंट कर दें, तो ये वाली साइड क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉनकेव मिरर। और अगर हम इस साइड को पॉलिश कर दें तो फिर ये वाली साइड रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, क्योंकि जिस साइड हमने पॉलिश कर दिया अब उस पर लाइट आएगी भी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो वो साइड हम यूज नहीं करेंगे रिफ्लेक्शन के लिए। कौन सी साइड यूज करेंगे, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो ये वाली साइड रिफ्लेक्ट करेगी, इसमें ये वाली साइड, तो इसको हम कॉनकेव मिरर बोल देते हैं, इसको कॉन्वेक्स मिरर। कभी और कंफ्यूजन हो किसी को तो जैसे केव, केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो ये गुफा जैसी जो साइड है, मुंह है जैसा गुफा जैसा जिसका मुंह, वो कौन सा होता है, कॉनकेव। और उसका ऑपोजिट वाला कैसा होता है, कॉन्वेक्स। तो इसमें लिखो, देखो अ स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror is a part of, a spherical mirror is a part of large hollow glass sphere, large hollow glass sphere whose one side is painted to make other side reflecting. ठीक है, आगे लिखो, if inner side is reflecting, if inner side is reflecting, then it is called concave mirror, and if outer side is reflecting, then it is called convex mirror. ठीक है, तो एक स्फीयर है, इसका हमने क्या किया, एक पार्ट कट किया, उसमें से एक साइड को पेंट किया। अगर आउटर साइड पेंट करेंगे तो इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा। इनर साइड को पेंट करेंगे तो आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, ये कॉन्वेक्स। तो ये ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो कर लो इसमें, क्योंकि और कुछ चीजें भी अपने को भी समझने में हेल्प करेगा ये वाला फिगर भी। ठीक है, तो ये भी ड्रॉ कर लो कि ये जो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर, ठीक है। तो एक हॉलो ग्लास स्फीयर को हमने कट किया एक प्लेन से, तो हमें सरफेस मिलेगा, कर्व सरफेस। अब उसमें किस साइड को हमने पेंट किया उसके हिसाब से मिरर बनेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमको पता होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। तो लिखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट लिखो पोल। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। और मिरर, हाँ, तो ये जो मिरर फॉर्म हुआ स्फेरिकल मिरर, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है, तो लिखो
the geometrical center of the reflecting surface of a spherical mirror, the geometrical center of the reflecting surface of the spherical mirror is called pole. Is called pole. It is represented by P. It is represented by P. अच्छा, अब इसमें ही अपन बना लेते हैं. तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? पोल, या इसका ये वाला पॉइंट पोल. इस फिगर के पॉइंट क्या हो जाएगा? पोल. मतलब इसको अपन वैसे समझें कि जो हमने एक कट किया था ये एक डिस्क जैसी बनेगी. ये जो हम कट करेंगे क्या बनेगी? एक डिस्क जैसी बनेगी. तो उस डिस्क का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो क्या कहलाएगा? पोल. ठीक है ना, क्योंकि यहां तो अपने को वो एक लाइन जैसी दिख रही है, लेकिन वो एक्चुअली में लाइन नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है? एक ऐसे सर्कुलर डिस्क जैसी है. उस डिस्क का सेंटर क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो टर्म होती है वो लिखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हाँ, तो ये जो हॉलो स्फीयर है जिससे कट करके हमने मिरर बनाया, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ. मतलब अगर इसमें बात करें तो ये वाला पॉइंट. ठीक है, तो लिखो द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर from which mirror is formed, from which mirror is formed is called center of curvature, is called center of curvature. It is represented by C. ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसमें जो कॉनकेव मिरर है उसके तो कहां लाई करेगा? मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ, और इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड के बैक में, क्योंकि वो सेंटर तो फिक्स रहेगा उस स्फीयर का. ठीक है, तो अगर हमने ये वाला मिरर देखा तो बेसिकली क्या है, हम ये सर्कल कंप्लीट कर लें, मतलब स्फीयर कंप्लीट कर लें. एक्चुअली इस स्फीयर का सेंटर इधर आएगा, इसमें ये स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर भी इधर आएगा. तो कॉनकेव मिरर के कहां लाई करता है? फ्रंट में. और कॉन्वेक्स मिरर के कहां लाई करता है? बैक में. तो ये भी लिख लो भले. तो इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड behind the convex mirror, behind the convex mirror. अच्छा, फ्रंट या बिहाइंड का मतलब हम रिफ्लेक्टिंग साइड से लेते हैं. अगर रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने है तो वो क्या बोला जाएगा? फ्रंट. क्योंकि मिरर का फ्रंट का मतलब जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है. जब हम एक प्लेन मिरर भी बोलें उसका फ्रंट किसको बोलेंगे? जहां से हम अपने मतलब अगर ये प्लेन मिरर तो ये उसका फ्रंट हुआ, पीछे जाएंगे तो वो मिरर की तरह एक्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, तो जो मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड है उसके सामने उसका क्या बोला जाएगा? फ्रंट, और उसके पीछे उसका बैक. अच्छा, अब एक थर्ड टर्म जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हाँ, ये सही है कि अगर सेंटर और पोल को जोड़ दें तो जो लेंथ है, या हम सीधे बोल सकते हैं ऐसे भी कि जिस स्फीयर से हमने मिरर बनाया उस स्फीयर का जो रेडियस है, वो जरूरी नहीं यही लाइन हो, वो ये भी हो सकता है कोई भी. तो जिस स्फीयर से हमने मिरर फॉर्म किया उस स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्व. तो वो ये डिस्टेंस भी हो सकती है, ये डिस्टेंस भी हो सकती है. बाकी अपन सिंप्लिसिटी के लिए उसको क्या बोल देते हैं? सी और पी को जोड़ने वाली डिस्टेंस. तो लिखो, इट इज द
radius of the hollow sphere, it is the radius of the hollow sphere from which mirror is formed. ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, और आर जो है ये सी पी के भी बराबर ही होगा, मतलब सेंटर और पोल को अगर हम जोड़ेंगे तो वो भी इस स्फीयर का क्या है, रेडियस। तो कॉमनली हम उसी को यूज करते हैं ज्यादातर आर के लिए, लेकिन सिर्फ आर का मतलब ये नहीं है, आर का मतलब इस स्फीयर का रेडियस होता है। ठीक है, तो ये भी रेडियस होगा, सी पी भी क्या होगा, रेडियस होगा। अच्छा, नेक्स्ट टर्म लिखो, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल पी ए एल आएगा इसमें, पी एल ई नहीं। क्या अंतर होता है पी ए एल और पी एल ई में? स्कूल वाला प्रिंसिपल कौन सा होता है, ये वाला? और पी एल ई क्या होता है? हाँ तो ठीक है ना, ये प्रिंसिपल मतलब मुख्य, ठीक है ना, जैसे स्कूल में जो हेड है, मुख्य पर्सन है, मुखिया है, उसको क्या बोला जाता है, हेड को प्रिंसिपल ऐसे बोला जाता है। और जब पी एल ई तो वो आ जाता है किसी लॉ के लिए, जैसे अपन बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ समथिंग, जैसे प्रिंसिपल ऑफ बायंसी है, ठीक है ना, या इस तरह से, तो वो किसी लॉ के लिए, या मतलब वैसे कॉमन सेंस और वैल्यू के लिए भी बोल सकते हैं। बाकी फिजिक्स में ज्यादातर किसके लिए, कोई लॉ है उसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस तरीके से, तो वो उसका क्या लॉ था, ये सब चीजें हम उसमें देखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, इमेजिनरी लाइन। तो इमेजिनरी बोलने की जरूरत नहीं है सच भाई, इमेजिनरी क्या हो, तुम जोड़ दो उसको। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, बेसिकली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जोड़ने वाली लाइन है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इट इज द लाइन, it is the line joining, it is the line joining the pole and the center of curvature, it is the line joining pole and center of curvature। ठीक है, तो अगर कोई भी जैसे मिरर, अब जनरली जब मिरर अपने को गिवन होगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा स्फीयर बना के देंगे, ऐसे दे देंगे मिरर, तो ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इन दोनों को जो जोड़ने वाली ये लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है ना, इसमें सीपी को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पी पोल हो गया। अच्छा, एक और टर्म लिखो, फोकस। फोकस क्या होता है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट करके क्या करती हैं, सभी लाइंस एक पॉइंट से पास करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। तो लिखो इसमें, लिखो, इफ इंसिडेंट रेज आर parallel to the principal axis, if incident rays are parallel to the principal axis, then after reflection all of them intersects at a common point, all of them intersects at a common point, which is called focus,
which is called focus. ठीक है, तो जैसे ये अगर कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो भी रेज पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सब एक पॉइंट पे जाके मीट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। अच्छा, ये जो एरो बनाते हैं हम इसमें, ये एरो डायरेक्शन को बताता है, मतलब यहां से राइट आ रही है, फिर टकरा के यहां जा रही है, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो कॉनकेव लेंस के लिए हुआ। कॉन्वेक्स में कैसे बनेगा? अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो अब इसका सेंटर पीछे है, पोल इधर है, अब इसमें ये रेज आ रही हैं पैरेलल, तो ये कहां जाएंगी? वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो कहां? नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। क्यों? डाइवर्ज होती। क्यों होती डाइवर्ज? हाँ देखो, ये तो ठीक है, डाइवर्ज होती है, डाइवर्जिंग मिरर है, ये सब अपने को पता है। बाकी बेसिक चीज, जो भी रेस का बिहेवियर है वो किसके कारण होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस में सेंटर से सरफेस को जोड़ने वाली लाइट क्या होती है? नॉर्मल। जैसे अगर अपन यहां से देखें, ये एक तरीके से नॉर्मल होगा। तो किसी भी स्फीयर में या सर्कल में क्या होता है, जो हम लाइन सेंटर से सरफेस को जोड़ते हैं वो सरफेस पे कैसी होती है? परपेंडिकुलर या नॉर्मल। तो यहां पे एक तरीके से ये नॉर्मल हो गया, तो ये लाइट ऐसे आई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो जिससे जितना एंगल बनाएगी उतना एंगल बना के यहां चली गई। अब इसमें सेंटर यहां पे है इस सरफेस का, तो अब इस सरफेस को सेंटर से जोड़ोगे तो ये नॉर्मल इस तरह आएगा। अब अगर नॉर्मल इधर आएगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर ही बनेगा, नॉर्मल के इस तरफ। तो रे को कहां जाना पड़ेगा? इस तरफ जाना पड़ेगा। तो किस पे डिपेंड करता है एक्चुअली? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। बाकी फिर हम इसका यूज करके ये बोल देते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है? पैरेलल रेस को कन्वर्ज करा रहा है, और यहां से देखोगे तो वो रेस क्या करने लगी? डाइवर्ज। तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं और इसको डाइवर्जिंग। बाकी जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या फॉलो करेगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। हमने ये लिखा भी था, कोई भी सरफेस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए। यहां भी ये डाइवर्ज हो रहा है क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगी लाइट। अच्छा, अब इसमें जब डाइवर्ज हो रही है लाइट तो आगे जाके तो मिल नहीं सकती, तो एक्चुअली क्या होगा? वो एक कॉमन पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। और अपने फोकस का मतलब क्या बोला कि पैरेलल रेस जहां पर मिलती है। अब इसमें तो एक्चुअली में मिल जाएगी, लेकिन अगर डाइवर्ज होगी तो डाइवर्जिंग रेस तो आगे जाके तो मिल नहीं सकती, लेकिन वो पीछे से क्या होंगी? एक कॉमन पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। और ये जो कॉमन पॉइंट होगा जहां से वो रेज आती हुई दिखाई देंगी, इसी को क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। ठीक है ना, इसकी ऐसे अभी कोई जरूरत नहीं है, वैसे ये बस समझ आना चाहिए अपने को कि वो डाइवर्ज क्यों हो रही है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो बना लो ये भी। अच्छा, इसमें जो कॉनकेव मिरर है, अच्छा एक और चीज, मिरर के केस में जब हम बात करते हैं तो मिरर के सामने जो भी होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? रियल। क्योंकि देखो, रियल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में अगर वहां पे लाइट मिल रही है तो उसको क्या बोला जाएगा? रियल। और अगर लाइट मिलते हुए सिर्फ अपीयर हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा? वर्चुअल।
तो मिरर के सामने अगर कभी भी इमेज बन रही है, इसका मतलब एक्चुअल में वहां पे लाइट मिल रही होगी, तो मिरर के सामने जो भी इमेज बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं, रियल। और मिरर के पीछे जो भी इमेज बनती है वो क्या बोल देते हैं, वर्चुअल। तो वो कॉन्केव मिरर का कैसा फोकस होगा, रियल फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा फोकस होगा, वर्चुअल। ठीक है ना। तो फॉर कॉन्केव मिरर focus is real, for concave mirror focus is real, and it is also called converging mirror, and it is also called converging mirror. आगे लिखो, for convex mirror focus is virtual, focus is virtual, and it is also called diverging mirror. अच्छा, इसके बाद लिखो फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है, हाँ, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला। तो देखो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन the focus and the pole. It is the distance between the focus and the pole. अच्छा, किसके बराबर आती है डिस्टेंस, हाफ ऑफ r by 2। जो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो r by 2 के बराबर आती है, या r इज इक्वल टू 2f हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो फोकस ऐसा ही बोल सकते हैं हम कि सेंटर और पोल के कहां पे लाई करेगा, बीच में। क्योंकि अगर ये r by 2 है तो ये भी क्या हो गई, r by 2। ठीक है, तो फोकस लाइज मिड वे बिटवीन सेंटर एंड पोल। तो फोकस सेंटर और पोल के कहां पे होगा, मिड में होगा। आ रहा है समझिए। अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट्स हुए जो अपने को पता होने चाहिए। अब इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, वो हम किस तरह से देखते हैं। तो एक तो सिंपल तरीका होता है, हम रे डायग्राम बना के देख सकते हैं कि किस पोजीशन के लिए इमेज कैसी बनेगी। और मैथमेटिकल फॉर्मूले भी होते हैं जो हम इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो पहले हम रे डायग्राम से देखते हैं। तो लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो रे डायग्राम में क्या करते हैं हम, देखो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जिस भी पोजीशन पे हमको ऑब्जेक्ट रखा है वहां पे, उस ऑब्जेक्ट से किसी भी एक पॉइंट से, मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है टॉप वाला, उससे हम क्या करते हैं, दो रेज भेज सकते हैं। और उन रेज का रिफ्लेक्शन देखेंगे मिरर से, और रिफ्लेक्शन के बाद वो जहां पर भी मिलेंगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो उसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और रे डायग्राम में कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं। क्या पॉइंट्स होते हैं पता है, चलो लिखो। तो लिखो, वी कैन स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, we can study the formation of images by drawing
ray diagrams, by drawing ray diagrams, to construct the ray diagrams, it is convenient to consider only two rays these rays are so chosen that it is easy to know their directions. After reflection from the mirror. The intersection of at least two reflected rays give the position of image of the point object. अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स यूज होते हैं या मेन कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं, तो अब पॉइंट वाइज लिखो. फर्स्ट पॉइंट, तो दो रेज सफिशिएंट होती हैं वैसे, लेकिन हम चार तरह की रेस को आसानी से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन रे कहां से जाएगी. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ इंसिडेंट रे इज parallel to the principal axis, then after reflection it passes through the principal focus. In case of concave mirror, or appear to diverge from the principal focus, in case of a convex mirror. तो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल, ये सेंटर, ये फोकस. अब इनको अच्छे से समझना है. तो जो पैरेलल रे आएगी कोई भी, वो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास करेगी? फोकस वाले पॉइंट से पास करेगी. तो कॉनकेव में तो एक्चुअल में पास करेगी, कॉन्वेक्स में क्या होगा? पैरेलल रे आएगी, ये इसका पोल, ये सेंटर, ये फोकस, तो वो डाइवर्ज करेगी, और अपने को पता है. और डाइवर्ज इस तरह से करेगी कि कहां से आती हुई दिखाई देगी? फोकस वाले पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी. ठीक है, बना लो ये. ठीक है, और एरो की डायरेक्शन सही बतानी है, क्योंकि एरो से ही हमको पता चल रहा है ये इंसिडेंट रे है, मतलब जो आ रही है मिरर की तरफ, और जो मिरर से दूर जा रही है वो कौन सी रे है? रिफ्लेक्ट. तो अलग से अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम एरो से उसको इंडिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अ रे
passing through the ray passing through the principal focus of a concave mirror, a ray passing through the principal focus of a concave mirror, or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror, or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection, कॉमा लगा के, directed towards the principal focus of a convex mirror, comma, after reflection will pass या will emerge parallel to the principal axis, will emerge parallel to the principal axis, will emerge parallel to the principal axis. ये एक्चुअली इसका रिवर्स केस हो जाएगा. कैसे? अगर रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, और अगर फोकस से आ रही है, वो ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कैसे भी आए, तो अगर फोकस से आ रही है तो फिर टकराने के बाद कैसी चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी. ठीक है ना? या इसमें भी ये ऐसे आई थी, अगर ये ऐसे आती तो ऐसे पैरेलल चली जाती. इसमें कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स में कैसा बनेगी ये वाली सिचुएशन? जो रे क्या होगी? अब फोकस से आएगी नहीं, फोकस से आएगी तो कोई मतलब नहीं, वो तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी. रिफ्लेक्शन के लिए तो लाइट को यहीं से आना पड़ेगा. तो जो रे ऐसे आ रही, अच्छा और ध्यान रखना है, जहां लाइट एक्चुअली में प्रेजेंट है वहां हम ऐसे लाइंस बनाएंगे, और डॉटेड लाइंस बनाते हैं सिर्फ रेफरेंस के लिए. इसका मतलब लाइट यहां पे नहीं जा रही है, ये रेफरेंस के लिए बना रही है कि यहां से आती हुई दिखाई दे रही है. ये लाइन सिर्फ लाइट के पाथ को डिनोट कर रही है. अब यहां पे जो रेज फोकस वाले पॉइंट की तरफ आएंगी, तो अगर उसको एक्सटेंड करें तो वो लाइट कहां से जाएगी? फोकस से. तो ये टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल. इसका रिवर्स केस देखो, ये ऐसे गई थी, मतलब ये अगर ऐसे आ रही होगी कि एक्सटेंड करने पे फोकस को क्रॉस करती, तो वो लाइट कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. थर्ड पॉइंट लिखो. A ray passing through the center of curvature of a concave mirror, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror, or directed in the direction of the center of curvature, directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror, will get reflected back along the same path, will get reflected back along the same path. देखो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है इस तरह से, ठीक है, तो वो टकरा के ऐसे ही चली जाएगी इसी पाथ के अलॉन्ग. क्यों?
हाँ, क्योंकि सेंटर से मिरर को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है? नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही मतलब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। जैसे मिरर पे क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइट आती है तो सीधे चली जाती है, तो वैसे ही सेंटर से आने वाली लाइट का इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू मिरर हो रहा है, तो इसलिए वो वापस अपने पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अब ध्यान रखना है, लाइट को भेजना हमेशा सामने से ही है, पीछे से मत भेज देना। ठीक है ना, क्योंकि पीछे से भेज तो सकते हो लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। रिफ्लेक्शन तभी होगा जब कहां से आ रही होगी? सामने से। तो अब इसमें जो लाइट सेंटर की तरफ जा रही होगी तो इसका भी ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो ये अपने पाथ को क्या करेगी? वापस रिट्रेस कर लेगी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट लिखो। लिखो, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब एंगल पे, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, to the principal axis at pole is reflected obliquely, making the same angle as that of incident ray, making the same angle as that of incident ray। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई रे पोल पे ऑब्लिकली मतलब कुछ एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, एंगल को अपन थीटा मान ले या आई भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पोल और सेंटर को जोड़ने वाली लाइन, ये भी एक नॉर्मल लाइन हो गई, तो नॉर्मल से जितने एंगल पे रे इंसिडेंट होती है उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है कि ये नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे, तो जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी उतने पे ही रिफ्लेक्ट होगी। और इसमें भी सेंटर इधर है, फोकस इधर, पोल इधर, लेकिन लाइट यहीं से आएगी, तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये चारों रे डायग्राम्स की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी है, इमेज की पोजीशन बतानी है, बाकी कॉमनली दो ही रे सफिशिएंट होती हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है हम क्या माने? एक तो पैरेलल रे माने, वो कहां से भेज दें? फोकस से। दूसरी, इनमें से कोई भी केस ले सकते, फोकस से भेज के पैरेलल करा दो या सेंटर से भेजने वाली का रिट्रेस करा दो। मिरर है, कोई भी एक पोजीशन ले लेते हैं, जैसे अपन फर्स्ट वाला ही केस ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या करो, इससे एक पैरेलल रे भेजो, और पैरेलल रे कहां से जाएगी? फोकस से। अब दूसरी रे, एक तो ये भेज सकते हो, फोकस से भेजोगे वो पैरेलल हो जाएगी, या तो ऐसे बनाओ लो, फोकस से भेजोगे तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। बस दो रे बनानी है। अब रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वाली रिफ्लेक्टेड है, ये वाली, ये जहां पे मीट कर रही है, ये इमेज की पोजीशन आ गई, ये ए वाले पॉइंट की इमेज बन गई ए डैश, और बी की इसी के नीचे बनेगी, तो ये बी डैश हो गया, तो ये इमेज बन जाएगी। या फिर इसकी जगह एक ऐसे भेज सकते हैं, सेंटर से भेजने देते जो, तो वो लौट के आ जाती, तो वो भी यहीं पे आके मिलती। तो ऐसे कोई भी दो रेज भेजो, उसमें जब अपन ने रे डायग्राम की प्रॉपर्टीज यूज की उसके हिसाब से रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करो, और वो देखो कहां पे जाके इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, ध्यान रखना, इसमें जो भी रेज भेजनी है वो ऑब्जेक्ट से भेजनी है। ऑब्जेक्ट अपन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के, तो अपन ए को क्या मान रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस ए से रेज भेजनी है हर केस में, और वो जहां मिलेगा वहां ए की इमेज बन जाएगी।
बाकी बी की तो इसी लाइन पे बनेगी, तो अपन ए के जस्ट नीचे बोल सकते हैं बी की बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, और फिर उसको जोड़ दें तो पूरी इमेज बन जाएगी। फेज हैं वो अपने को कहां से भेजनी है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूरे को भी नहीं देखना अपने को, सिर्फ अपन ए की इमेज देख रहे हैं। ए को क्या मान ले, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वी आर कंसीडरिंग ए एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इससे जो पैरेलल लाइट जाएगी वो कैसी चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, और इसके बाद जो फोकस से जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। या सेंटर से जाएगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, पोल पे जाएगी तो उतने ही एंगल पे चल। तो कोई भी दो जो भी कन्वीनियंट हो वो दो हम बना सकते हैं। तो पहला केस तो अपन ने ड्रॉ किया ही था। अब दूसरा केस हम इस तरह का देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इसमें जो पैरेलल रे है वो फोकस से चली गई, और थोड़ा ठीक से ग्राफ बनाओगे तो ज्यादा एक्यूरेट पोजीशन अपने को समझ आएगी। अब इसमें भी एक जो फोकस से जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो अगर ये हम ढंग से बनाएंगे थोड़ा सा, तो ये वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आके मिलेगी। ठीक है, ये आ जाएगी। थर्ड में ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है। अब इसमें पैरेलल रे भेजोगे मिरर पे, वो फोकस से चली गई। और अब इसमें फोकस से भी भेज सकते हो या पोल पे भी भेज, मतलब कोई भी भेज सकते हो। फोकस वेब से भेज दो, जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये इमेज यहां बन जाएगी। हाँ, तो इसमें कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी इमेज है, रियल। मिरर के सामने जो भी होता है रियल। इन्वर्टेड, स्मॉल साइज को डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे साइज की बनेगी इससे। ठीक है, तो बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। कब, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सी। अब इसमें ऑब्जेक्ट सी पे है, तो इस पे क्या बनेगी, एट सी। कैसी बन रही है अभी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट सेंटर पे था। इसमें ऑब्जेक्ट सेंटर और एफ के बीच में, फोकस के बीच में, इसमें कैसी बन रही है, रियल। अच्छा, पहले बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये तीन केस क्लियर हुए। अब फोर्थ केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पे। अब इसमें भी देखो, रेज हमेशा वही इस पॉइंट से भेजनी है। हम ए को ऑब्जेक्ट मान के उसकी इमेज बना रहे हैं, बाकी बी उसी के नीचे आ जाएगी इमेज वाला जो पॉइंट है। सॉरी, ये अपन ने गलत बना दिया, ये ए डैश, ये ए डैश। तो पैरेलल रे फोकस से चली गई। और इसमें देखोगे सेंटर से जाने वाली रे बना सकते हो, कि जो रे सेंटर वाली लाइन के अलोंग जाएगी वो अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस। अब इसमें देखोगे तो रेस मिलेंगी नहीं आगे जाने पे, यानी इमेज कहां बन जाएगी, इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। अच्छा, अब ये भी सामने बन रही है तो रियल बोल सकते हो। इन्वर्टेड बन रही है क्योंकि बनेगी कहां, नीचे। एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड बोल सकते हो। ठीक है, फिर फिफ्थ में क्या था, बिटवीन फोकस एंड पोल। अब इसमें भी इससे जो पैरेलल रे जाएगी वो कहां से चली जाएगी, फोकस। और जो रे सेंटर से जाएगी, मतलब सेंटर वाली लाइन के अलोंग आ रही होगी ऐसे, वो वापस इसी तरफ चली जाएगी। अब ये आगे जाके इस तरफ जाके नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर इनको एक्सटेंड कराएंगे तो ये इधर जाके मिल जाएंगे।
तो अगर कोई रे इस तरफ नहीं मिल रही कोई रे, तो ऐसा नहीं कि आगे नहीं मिल सकती, उस तरफ अपन को देखना है मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो अगर इस तरफ मिल जाएगी तो ये इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहां बन जाएगी? बिहाइंड द मिरर। तो इमेज इज बिहाइंड द मिरर। कैसी इमेज है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। और फिर एक केस था कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका पोल, ये सेंटर, ये फोकस, और ऑब्जेक्ट कहीं भी, अब इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, पैरेलल ले जा रही है, वो कहां से आती हुई दिखाई देगी? फोकस से। जो पोल से रे जाएगी वो जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे आ जाएगी। अब इधर पे तो डाइवर्जिंग रेज हैं, तो इस तरफ तो मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड कराएं पीछे तो यहां पे मिल जाएंगी ये दोनों, तो ये इमेज बनेगी। तो कैसी इमेज है ये? कहां बन रही है? बिटवीन पोल एंड एफ। कैसी इमेज है? वर्चुअल और डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है सिर्फ, ठीक है ना। हाईली डिमिनिश्ड तो ये होता है अगर क्या बन जाता, बिल्कुल एक पॉइंट बन जाता, तो वैसा नहीं है। तो आ रहा है समझिए? तो ऐसे रे डायग्राम से हम ये सब पोजीशंस बना सकते हैं, देख सकते हैं। इनको याद भी रखना है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। इतना पढ़ के आना।